कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट तक का लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से बात आ गई कॉमन टेंजेंट की। तो सबसे पहले बात आती है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट शुरू करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जिनका बार बार हम लोग यूज करेंगे। क्या कि जब कभी भी हम लोग जैसे C1 और C2 लिखते हैं तो इसका मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मतलब केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, C1 C2 मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, केंद्र के बीच की दूरी। ये अब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होंगे, अलग अलग स्थिति में अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अलग अलग स्थितियों को बनाते हैं। पहला कि जैसे यहाँ पर इसको देखा जाए, एक ये सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है, ये एक दूसरे को काट रहे हो। ठीक, अगर एक दूसरे को ये काट रहे होंगे तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर कॉमन टेंजेंट इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, और इस कॉमन टेंजेंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, सीधी स्पर्शिका समीकरण ये आएगा। अच्छा, अब इसका केंद्र हमने क्या बताया, एक का केंद्र C1 और एक का केंद्र क्या C2। एक वृत्त की त्रिज्या A1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या A2, मतलब इसकी रेडियस एक की A1 है और दूसरे की क्या है A2। तो अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा छोटी होगी त्रिज्याओं के योगफल से। एक बात ये, दूसरी बात ये कि यहाँ पर अगर हम लोग ये भी बात करें तो ये छोटी होगी और साथ में ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी बड़ी होगी त्रिज्याओं के अंतर से। जब कभी भी इस तरीके की स्थिति आएगी तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट यानी उभय स्पर्शी जो होंगी वो कितनी होंगी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 2 ये होंगी। फिर अगली स्थिति हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि अब ये दोनों सर्किल क्या है, एक दूसरे को काट नहीं रहे, और जब एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो C1 C2 जो होगा वो ग्रेटर देन A1 प्लस A2, मतलब केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी वो हमेशा त्रिज्याओं के योगफल से ज़्यादा है। तो उस केस में वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और इस स्थिति में जो टेंजेंट मिलेंगी वो हमें कितनी मिलेंगी, वो हम लोग को 4 मिलेंगी, 1 2 और ये तीसरी, इसमें त्रियक भी मिलती है 3 और ये 4। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हुई, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 4। तीसरी बात ये है कि जब दोनों सर्किल एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ टच करते हों, ये इस तरीके से, और जब दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो उस केस में कॉमन टेंजेंट जो होंगी वो कितनी मिलेंगी, वो 3 मिलेंगी, 1 2 और तीसरी ये। इक्वेशन कैसे आएंगे वो भी आगे की बात है। और इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल टू द सम ऑफ रेडियस, यानी ये A1 हो गया और ये क्या हो गया A2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू क्या रहेगा 3, इसको अब नोट करेंगे तो ये आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकलेंगी ये हम लोग जान गए, इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो अब हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लें ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट कैसी, दोनों सर्किल को टच कर रही है। मान लो इस सर्किल की इक्वेशन S1 है और इस सर्किल की इक्वेशन क्या है S2, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी S1 माइनस S2 बराबर 0। और यहाँ पर
ये इक्वेशन जो होगी ये भी S1 माइनस S2 बराबर 0 होगी अगर एक सर्किल की इक्वेशन S1 बराबर 0 है और एक की S2 बराबर 0 है। अब हम लोग को बची कौन सी टेंजेंट सीखनी, एक तो ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी त्रियक स्पर्शी का समीकरण। ये कौन सी है, ये दोनों, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि उभय स्पर्शी जो है इस त्रियक नहीं सीधी उभय स्पर्शी हैं, इनका हम लोग निकालना सीखना है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं बाकी की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जहाँ पे दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं उस जगह की अगर टेंजेंट निकालनी तो सीधे दोनों सर्किल में S1 माइनस S2 कर दोगे, सीधे टेंजेंट आ जाएगी। अब यहाँ पे अगली टेंजेंट है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी त्रियक स्पर्शी की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को एक बात ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि जब दोनों सर्किल के सेंटर से जो लाइन जाएगी वो हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगी। यानी कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल ऑलवेज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि वृत्त के केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा पर त्रियक स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु सदैव उसको संतुष्ट करेगा। एक बात, अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों हैं तो टेंजेंट, तो जब टेंजेंट हैं तो इसके लिए मुझे एक पॉइंट की ज़रूरत होगी और एक क्या पता चल जाए, स्लोप। तो ये जो पॉइंट होगा ये वो पॉइंट होगा जिससे दोनों टेंजेंट जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। तो इसका मतलब मैं ये पॉइंट किसी तरीके से निकाल लूँ। मैंने मान लिया ये पॉइंट क्या है हमारे पास, अल्फा कॉमा बीटा है। अब इस अल्फा बीटा को कैसे निकाल सकते हो उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये जो पॉइंट है ये रेडियस है A1, इस वृत्त की त्रिज्या हमने A1 ली थी, इसकी A2 ली थी। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको निकालने के लिए ये बात करते हैं कि मान लो ये पॉइंट T1 है और ये पॉइंट T2 है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है और समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप त्रिभुज है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ AT1 अपॉन AP इक्वल टू BT2 अपॉन BP। और अब यहाँ से अगर मैं बोलना चाहूँ तो AP अपॉन BP इक्वल टू AT1 अपॉन BT2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं AP रेशियो BP बराबर A1 रेशियो A2 हो गया कि नहीं हो गया। और जैसे मैंने ये बात बोली तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि अब मुझे इसका रेशियो मिल गया है, और जब मुझे इसका रेशियो मिल गया है, अनुपात मिल गया है, तो मैं P के कोऑर्डिनेट को सीधे लिख सकता हूँ। कैसे, ये है A1, अब भाई ये चीज़ ऐसे समझो, ये रेशियो A1 हो गया और ये रेशियो कितना हो गया, A2 हो गया कि नहीं हो गया। चलो, तो यहाँ से अगर मैं P लिखना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो A1 माइनस G2 प्लस A2 माइनस G1 अपॉन A1 प्लस A2, और बीटा की वैल्यू A1 माइनस F2 प्लस A2 दिस अपॉन A1 प्लस A2, ये हो जाएगा। और जब ये मुझे मिल गया तो देखो P पॉइंट मुझे मिल गया। अब P पॉइंट मिलने का किसी तरीके से M मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस बीटा बराबर m x माइनस अल्फा, ये हो गए। अब m की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसके लिए करना ये होगा, ये जो टेंजेंट है ये पहले वाले सर्किल की भी टेंजेंट है और दूसरे वाले सर्किल की भी टेंजेंट है, मतलब ये स्पर्शी पहले वृत्त की भी स्पर्शी है, दूसरे वृत्त की भी स्पर्शी है। तो इन दोनों वृत्तों में से किसी एक वृत्त को ले लेना। किसको लेना, जिसमें रेडियस छोटा नंबर हो, सेंटर छोटे नंबर हो, वो ले लेना और उसके बाद उसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देना। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब प्रतिबंध, स्पर्शी होने का प्रतिबंध। तो स्पर्शी होने का क्या प्रतिबंध है, P बराबर A। और जैसे P बराबर A लगाओगे दोनों में से किसी एक में M की दो वैल्यू मिल जाएंगी, वी गेट 2 वैल्यू ऑफ M, M के दो मान प्राप्त होंगे और पुट द वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन A, और इक्वेशन A में जैसे ही रख दोगे इससे हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट मिल जाएगा। देन वी गेट रिक्वायर्ड
टेंजेंट, और जैसे टेंजेंट मिल गई तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक पहले नोट करेंगे, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से सब लोग समझ लो कि m की वैल्यू कैसे निकलेगी। सबसे पहले ध्यान रखना कि जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बस पहला सर्किल का सेंटर लिखा, जो भी दोनों में से कोई पहला लोगे ना, उसी की त्रिज्या, उसी का रेडियस, दूसरा सर्किल उसका सेंटर उसकी रेडियस, और उसके बाद सीधे ये अनुपात हमें ध्यान रहेगा, ये सब भी कुछ लिखना नहीं, सीधे अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखोगे। और कैसे, इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन के फार्मूले से, और उसके बाद इक्वेशन लिख लोगे। और फिर ध्यान करोगे दोनों वृत्तों के अंदर से कोई भी एक वृत्त ले लेना जिसका केंद्र के छोटे छोटे नंबर हो, त्रिज्या छोटा नंबर हो, और उसके बाद स्पर्शी होने का प्रतिबंध लगा दोगे, P बराबर है, और जैसे लगाओगे तो m की 2 वैल्यू आएंगी। और एक बात ध्यान रखना है कि पहले से पता है m की 2 वैल्यू आनी है, गलती से एक आ गई तो इसका मतलब m की दूसरी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ठीक है। और ये लगा देने के बाद m की 2 वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, जिससे हमें टेंजेंट मिल जाएगी। अब इसी में ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है वो जान लेते हैं। जैसे मान लो कि ये T4 पॉइंट है और ये T3 पॉइंट है, तो T2 से T4 के बीच की जो दूरी है इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी तिर्यक स्पर्शी की लंबाई, या फिर इसी को बोल देंगे T1 से T3 के बीच की दूरी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो T1 T3 बोले कोई या T2 T4 बोले, एक ही मतलब है। अब इसको कैसे निकाल सकते हो, बड़ा आसान सा काम है, इसको सीधे याद रखेंगे, सब निकालने का चक्कर नहीं पड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ गए हम, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ गए। अब जरा ध्यान से सब लोग सोचो, क्या हमने इस लाइन के पैरेलल लाइन खींची है, तो ध्यान से देखना T2 से जो T4 के बीच की दूरी है वही असल में ये दूरी हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। और अब ध्यान से देखो ये A1 है तो ये इतनी भी डिस्टेंस A1 हो गई कि नहीं हो गई, ये A2 है तो उसके समानांतर यानी पैरेलल लाइन है तो इसलिए ये भी A2 हो गई। और अब चूंकि ये लाइनें पैरेलल थी, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये 90 है तो ये भी कितना जाएगा, 90 जाएगा कि नहीं जाएगा। और AB क्या हो गई, ये तो केंद्रों के बीच की दूरी हो गई कि नहीं हो गई। तो जरा ध्यान से देखो T2 से T4 ये और ये बराबर है कि नहीं, तो अब चाहिए मुझे तो सिर्फ यही चाहिए ना, तो इसमें पाइथागोरस लगा दोगे तो सीधे नहीं आ जाएगा। क्या आ जाएगी पाइथागोरस जब लगाओगे, लेंथ रूट ओवर AB का स्क्वायर माइनस A1 प्लस A2 होल ऑफ स्क्वायर, सीधे ये याद रखेंगे। क्या, अरे पाइथागोरस लगा दोगे ना भाई, ये इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो इधर उधर से भेज दो, सीधे इसका स्क्वायर बराबर ये आ जाएगी वैल्यू। तो ये इसको नोट कर लेंगे, ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी, तिर्यक स्पर्शी की लंबाई। फिर इसके अगला लिए टेंजेंट शुरू करते हैं। तो फिर से देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब जब हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे वही पॉइंट रहेगा, क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑलवेज लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल, यानी कि जो ये डायरेक्ट सीधी स्पर्शियाँ जो खींची गई हैं इनके प्रतिच्छेद बिंदु सदैव वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा पर रेखा के ऊपर स्थित होगा या उसको संतुष्ट करेगा, एक ही मतलब है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे बात करोगे इस तरीके की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब देखो इधर ये जो ट्रायंगल है APT1 और BPT2 ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, और जब सिमिलर ट्रायंगल है तो फिर से यहाँ से बात आ जाएगी क्या कि AT1 अपॉन AP, BT2 अपॉन BP, तो ये AP अपॉन BP इक्वल टू AT1 अपॉन BT2, तो ये AP BP बराबर ये A1 रेशियो A2 ये आ जाएगा। और इस बार जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, बाह्य विभाजन हो जाएगा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या, A इंटू दिस, और बीच में माइनस आ जाएगा A2 इंटू माइनस G1 अपॉन A1 माइनस A2, A1 माइनस F2 माइनस A2 माइनस F1 अपॉन A1 माइनस A2 ये आ जाएगा।
और उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वैसे ही लिख दोगे, y माइनस बीटा बराबर एम एक्स माइनस एल्फा, और फिर से स्पर्शी होने का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, p बराबर a, देन वी गेट टू वैल्यू ऑफ m, जिससे m के दो मान प्राप्त होंगे, और पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन a, ये इक्वेशन है, देन वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन। और यहां पर इस बार क्या होगा, क्या लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल टू T1 से T2, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है, T1 T2 इक्वल टू रूट ओवर AB स्क्वायर माइनस A1 माइनस A2 होल ऑफ स्क्वायर। सीधे सीधे फार्मूला याद रखेंगे, AB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी केंद्रों के बीच की दूरी, A1 एक सर्किल का रेडियस, A2 क्या, दूसरे सर्किल का रेडियस। किसको A1 लेना है, किसको A2 लेना है, ये अपनी मर्जी है। एक सर्किल पे A1, दूसरे सर्किल पे क्या A2, बस यहाँ पुट कर दो तो सीधे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे फिगर इगर कोई नहीं बनाएगा, सीधे हम ध्यान रखेंगे कि अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो एक्सटर्नल डिवीजन, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है तो इंटरनल डिवीजन। अंतः विभाजित करेगी अगर त्रियक स्पर्शी है, अगर सीधी स्पर्शियां खींची गई हैं, ठीक, तो वाय विभाजन होगा। ये सीधा याद रखेंगे, ये सब कुछ इतना नहीं लिखेंगे। क्लियर, तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सर्किल का सेंटर 0,0 है, इसकी रेडियस A1 ले लोगे। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, उभय स्पर्शियों की संख्या। तो ये दूसरे सर्किल का सेंटर B ले लिया, तो ये कितना रहेगा 3,4 हो जाएगा, और A2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो कुल मिला के A2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से AB निकाल लोगे, तो AB की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, तो ये कितना आ गई, AB की वैल्यू जो हो जाएगी सीधे 5 आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखा जाएगा कि AB की वैल्यू आ जाने के बाद A1 A2 और AB में कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, बोलो। यहाँ पर ये प्लस होगा बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 25 4 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा रिजल्ट लगेगा इसमें, तो सब लोग अगर ध्यान से देखें तो अब जो भी रिजल्ट पढ़े तुमने उनमें से चेक करोगे। अब जैसे मान लो हम लोग यहाँ से देखें तो ये A2 माइनस A1 की वैल्यू अगर देखी जाएगी तो 5 आएगी कि नहीं आएगी, अरे बोलो, इन दोनों को माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा ना। और ये वैल्यू किसके बराबर है, AB के बराबर है कि नहीं, और जब AB के बराबर ये वैल्यू है, अब मॉड A2 माइनस A1 लिखा या A1 माइनस A2 लिखो, एक ही मतलब है। तो ये जब देख रहे हैं आपस में बराबर, तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी मिली थी, एक ही तो मिली थी, तो यानी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू क्या 1, उभय स्पर्शी की संख्या 1, आंसर। फिर लिखते हैं नेक्स्ट। तो अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर जब कभी भी कोई बोलते टच कर रहा है तो इस क्वेश्चन की भाषा से कभी भी ये क्लियर नहीं हो रहा है क्या कि वो एक्सटर्नल टच कर रहा है कि इंटरनल टच कर रहा है, यानी कि बाह्यता स्पर्श कर रहा है कि अंतः स्पर्श कर रहा है, पता है क्या, नहीं पता है। तो उस केस में ध्यान रखना कि हमेशा दो आंसर निकला करेंगे, ठीक है, एक इंटरनल टच करने के लिए और एक क्या एक्सटर्नल। तो अब बात ये आएगी कि शुरुआत कहाँ से करें, इंटरनल टच करने से इक्वेशन बनाए कि एक्सटर्नल से। तो नॉर्मली पहले क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि एक्सटर्नल वाले से बन रही कि नहीं बन रही है। तुम कंडीशन लगाओगे तो उसमें अपने आप ही दो वैल्यू आ जाएंगी, अगर नहीं बन रहा होगा, नहीं संतुष्ट हो रहा होगा, तो फिर इंटरनल वाले से देखो, नॉर्मली ऐसा करा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंटर तो मुझे दे दिया गया है, अब जरा ध्यान से देखो, इसका सेंटर जो है ये 4,3 है, दूसरे वाले का सेंटर 0,0 है, इसकी रेडियस a ले लो, इसकी रेडियस क्या हो गई 1। तो यहाँ से जब लगाओगे तो फार्मूला कितना रहेगा, 5 बराबर मॉड A1 a+1 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा।
अरे 4,3 और 0,0 से डिस्टेंस क्या आएगी, यही 5 ही तो आएगी, और सम ऑफ द रेडियस ये हो गया। अब मॉड क्यों लगाओगे, मॉड लगाओगे इसलिए क्योंकि रेडियस का सम है तो अपने आप ही वैल्यू देगा। अब देखो जब मॉड हटता है तो दूसरी साइड क्या रहेगा, प्लस माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 दिस। अब यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, -6, तो नहीं होगा, तो a का वैल्यू दूसरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एक इससे आंसर हम लोग निकाल के देखेंगे। अब जब इससे हम लोगों ने आंसर निकाल के देख लिया तो आंसर क्या आ जाएगा, x - 4 होल ऑफ स्क्वायर y - 3 होल ऑफ स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, एक आंसर हो गया। ये क्या हुआ, एक्सटर्नल टच किया। अब कहाँ दूसरा वाला ये वाला केस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इसमें सीधे क्या रहेगा, 5 बराबर मॉड a दिस, ये होगा कि नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम या भाई ए बी की तो वैल्यू वही बनी रहेगी ना। तो फिर जब मॉड हटता है तो दूसरी साइड क्या आता है, प्लस माइनस, तो a बराबर 1 प्लस माइनस, तो यहाँ से दूसरी a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई कि नहीं आ गई, a कभी माइनस होगा नहीं, तो दूसरा वाला आंसर तुमको दे देगा यहाँ से x - 4 होल ऑफ स्क्वायर y - 3 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो ये इसके आंसर आ गए। लिख दिया गया तो बात अलग है, लेकिन एक बार नहीं लिखा गया तो शुरुआत पहले एक्सटर्नल टेस्ट से ही करना, ठीक है ना। और आंसर उसमें 2 बनते हैं। और सुनो इधर, क्वेश्चन ने अगर सेटिंग करी होगी तो फिर जब तुम दोनों केस बनाओगे तो कोई ना कोई एक केस हो सकता है सेटिंग, अगर एक ही आंसर बनाना हो उसे तो वो ऐसा बनाएगा क्वेश्चन कि दूसरा केस फेल हो जाएगा। अब कौन सा फेल होगा, तो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है, ठीक है ना। तो इसको नोट करेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन ऑफ स्मॉलर सर्कल, एक न्यूनतम वृत्त निकालना है जो इस सर्किल को टच कर रहा है। अब ये x² + y² बराबर 1, तो इसका केंद्र 0,0, रेडियस 1 है। अच्छा, और दूसरा बात, हमें स्मॉलर सर्किल निकालना है जो 4,3 से पास भी हो रहा है। तो 4,3 वाला जो पॉइंट आएगा वो तो बाहर पॉइंट आ जाएगा सीधे। अरे भाई यही एक है केवल, और ये एक है, तो 4,3 तो आउटसाइड का पॉइंट है। तो अब जो हमारा दूसरा सर्किल है इसको टच कर, एक बात तो सबके दिमाग में आ जानी चाहिए, वो बात ये आ जानी चाहिए कि चूंकि 4,3 वाला पॉइंट बाहर है तो जो भी सर्किल होगा वो कैसा सर्किल बनेगा, वो हमारा आउटसाइड टच करने वाला होगा, यानी कि एक्सटर्नल टच कर रहा होगा, इंटरनल टच नहीं कर रहा होगा, बाह्यतः स्पर्श कर रहा होगा। अच्छा, अब ये पॉइंट जैसे मैंने यहाँ बना दिया, इससे जा रहा है, लेकिन एक बात जरा सोचो, मेरा जो सर्किल होना चाहिए वो स्मॉलर होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हो, तो करने का तरीका ये होगा कि अगर ये सर्किल वाकई में न्यूनतम होगा तो ये तभी संभव है जब ये वाला पॉइंट इसका डायमीटर हो। क्यों, सोचो क्यों, क्योंकि मान लो जैसे मैं सेंटर से मैंने ये लाइन मिलाई, ठीक, अब अगर ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे हो तो ये सर्किल का डायमीटर और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बताओ। अगर ये डायमीटर का एंड ना होकर कहीं और पॉइंट होगा तो सर्किल का बड़ा होता चला जाएगा पॉइंट कि नहीं। स्मॉलर सर्किल हमने बोला है तो तुरंत न्यूनतम वृत्त अगर बोला गया है तो तुरंत ध्यान रखना है कि वो कहीं ना कहीं डायमीटर से जुड़ा होगा। अब जैसे तुमने ये बात सोच ली तो जरा ध्यान से सोचो, इसका तो रेडियस 1 है। अब अगर मुझे इसका सेंटर मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब वो सेंटर मिलेगा कैसे, सेंटर मिल जाए, रेडियस मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो रेडियस कैसे मिल जाएगी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, अरे बोलो कितना आया, अरे बोलो, ये यहां से लेके यहां तक 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और उससे 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, अब जब ये आ गया तो मुझे यहां से यहां तक ये पॉइंट मिल गया। अब अगर इसकी, भाई ये टोटल 5 है तो ये तो रेडियस मिल गई कि नहीं मिल गई, ये टोटल कितना है 5 है, तो जब इतना 1 माइनस कर दोगे तो ये टोटल 4 आएगा ना, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। अब अगर मुझे किसी तरीके से ये पॉइंट मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये पॉइंट यानी कौन सा होगा, सेंटर का होगा। तो ये पॉइंट कैसे निकाल सकता है, मुझे कोई थोड़ा आइडिया बताएं, इस पॉइंट को निकालने का तरीका क्या हो सकता है। इस पॉइंट को निकालने के तुम्हारे पास जो है एक नहीं बहुत से तरीके हैं। ये देखो इधर, ये भी 2 है कि नहीं है, हाँ अभी दिमाग में आया कि नहीं आया, अरे मेरे भाई ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये इंटरनल डिवीजन बना गया कि नहीं बना गया, बोलो। तो ये इससे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये
2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 2 क्वामा 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ गया इसका। और भी तरीका था इसको निकालने का, वो तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म से कैसे, उसके लिए तुम्हें थोड़ा काम करना पड़ता है। 0,0 ये 4,3 है, इससे तुम्हें tan थीटा निकल के आता कि नहीं आता, वो 3/4 हो जाता। अब इस पॉइंट 3 यूनिट डिस्टेंस में पॉइंट चाहिए था ना, ये कितना आ गया 3, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर। अब tan थीटा पता है, तो यहां से cos थीटा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, कितना आ जाएगा, और यहां से देख लो निकला है कि नहीं। अब क्या, अभी तो आंसर आ गया, सेंटर पता है, इसकी रेडियस पता है, तो इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस आंसर लिख लेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें सर्किल के सेंटर का लोकस निकालना है जो एक्सटर्नली सर्किल को टच कर रहा है। भाई देखो ये एक सर्किल है, इसके सेंटर का लोकस निकालना है, क्योंकि मुझे लोकस निकालना है सेंटर का, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट h कॉमा के ले लिया जाएगा। और उसके बाद उसने कहा है कि ये दूसरे वाले सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो इसका सेंटर ये होगा। इसकी रेडियस कितनी हो गई भाई, 2 आ जाएगी। अब उसने h और k के बीच में रिलेशन बनाने के लिए एक बात उसने छिपा दी है, क्या, कि ये साथ में वो y एक्सिस को टच कर रहा है। तो याद करो, जो सर्किल y एक्सिस को टच करता था उसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट और रेडियस आपस में बराबर होती थी कि नहीं, तो इसलिए मुझे रेडियस भी मिल गई। और जब रेडियस मिल गई तो सीधे यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, h प्लस 2 आ जाएगा। तो ये h माइनस 3 का स्क्वायर k माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू h प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसके बाद इसके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और h इक्वल टू एक्स और k इक्वल टू वाई पुट कर दिया जाएगा, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है बताओ, इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये टू सर्किल इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी दो वृत्त एक दूसरे को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमें यहाँ पे आर का रेंज निकालना है। तो तुरंत हम लोग के दिमाग में बात आ जानी चाहिए, एक सर्किल का सेंटर कितना हो गया 1,3 और रेडियस कितनी है आर है। दूसरे का सेंटर जो हो गया वो 4,-1 है और रेडियस जो आ जाएगी इसकी कितनी आ जाएगी, तो ये कितना आ गया, ये 7, 1, 9, 3 आ जाएगा ना। तो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। अब याद करो, अगर सर्किल यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन होती थी तो हम लोग क्या करते थे कि √4-1 होल ऑफ स्क्वायर -1 -3 होल ऑफ स्क्वायर, ये क्या होती थी वैल्यू, सम ऑफ रेडियस से लेस और डिफरेंस ऑफ रेडियस से ग्रेटर होती थी। तो यहाँ से जब पूरा इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, पूरा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर ये 9, 16, 9, 25, 5 आ जाएगा और ये दिस आ जाएगा और ये डबल साइड इनइक्वालिटी बन जाएगी। इसके बाद दोनों केसेस को सॉल्व करके इसका क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन, जिससे फाइनल आंसर आ जाएगा। तो निकाल लो भाई वैल्यू। तो आर की रेंज जो आ गई वो 2 to 8 आ जाएगी। नॉर्मली जैसे डबल साइड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके इसका क्या निकाल दिया गया, इंटरसेक्शन। और देखते हैं क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो पहले। तो अब यहाँ पे हम लोग को जो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, यानी त्रिज्यस्पर्शी का समीकरण वृत्तों। तो भाई इसका अगर सेंटर देखेंगे तो 1,3 हो जाएगा, अगर रेडियस देखी जाएगी तो ये कुल मिला के ये आ जाएगी। तो इसको A1 नाम दे देता हूँ, इसका सेंटर A मान लेते हैं पहले लेगा। इसको B ले लिया है, ये -3,1 और रेडियस अब इसकी A2 मान लोगे तो ये 9 + 1 कुल मिला के ये A2 की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई। फिर अब यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी है,
तो हम लोग को ध्यान है कि ये कैसा फॉर्मूला बनेगा, इंटरनल वाला बन जाएगा, नहीं अंतः विभाजन वाला बन जाएगा। तो हमने कहा था फिगर विगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, सीधे ये अल्फा और बीटा ले लिया जाएगा। A1 पहले वाले सेंटर से 1, इससे ये 3, सीधे अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी और बीटा की जब वैल्यू निकाली जाएगी और तो ये कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। और सीधे अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y माइनस बीटा बराबर mx माइनस अल्फा, ये फार्मूला लगा दिया जाएगा और ये m हो गया x माइनस 0, सारे टर्म एक साइड हम लोग कर लेंगे। तो mx माइनस वाई प्लस 5/2 इक्वल टू 0 या 2mx माइनस 2y। और फिर हमने क्या बोला है कि इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे, दोनों में से किसी एक पे, किस पे लगाना अपनी मर्जी, जैसे मान लो मैं इस पे लगा दे रहा हूँ तो p इक्वल टू यहाँ a1 मैं इसीलिए लिख दिया हूँ। अब यहाँ से वैल्यू लगा दी जाएगी तो 2mx की जगह 1, y की जगह 3 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर फिर y के, ये हो गया। तो 2m माइनस 1 बराबर ये 4m स्क्वायर प्लस 4, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली हम लोग के पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/4। तो m की एक ही वैल्यू देख रहे हैं, m की वैल्यू भी इक्वेशन ए में रख दी जाएगी फ्रॉम a। ये आ गई इक्वेशन ए। अब हमने बताया था कि अगर m की दूसरी वैल्यू नहीं दी गई है, दो वैल्यू आनी है, एक वैल्यू नहीं है, तो m की दूसरी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। पॉइंट तुम्हें सीधे पता ही है, ये आया है ना पॉइंट, सीधे यहाँ से वैल्यू लिख सकते हो या सीधे इसमें रख सकते हो, एक ही मतलब है यहाँ से। तो फाइनली जब यहाँ पे रख दोगे तो y माइनस 5/2, m की जगह ये हो गया, तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये दो टेंजेंट आ जाएंगी। हमेशा ध्यान रखना m अगर हमें पहले से पता है दो वैल्यू होनी चाहिए, आ रही एक, तो उसका m की दूसरी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं तब इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सर्किल कह रहा है, देखो यहाँ पे एक वृत्त है C जिसका केंद्र दे दिया गया और त्रिज्या दे दी गई है, ये है, इसका सेंटर 1,1 है और रेडियस 1 है। उसके बाद कह रहा है T एक दूसरा वृत्त है जिसका सेंटर जो है 0,y है और साथ में सर्कल C को वो एक्सटर्नली टच कर रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि ये कहीं 0,0 से होके जा रहा है और हमें इस केस में इस सर्किल की रेडियस बतानी। एक बात बताओ, अगर जब ये 0,0 से होके जा रहा है, सेंटर दिया है, ठीक, तो सेंटर से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही तो रेडियस होगी। तो यहाँ से देखा जाए इतनी रेडियस डिस्टेंस कितनी आ गई, y आएगी कि नहीं आएगी। और उसके बाद तुरंत हम लोग को पता है कि अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है, बाह्यता स्पर्श कर रहा है, तो तुरंत ये प्रतिबंध आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 - 0 का स्क्वायर। और यहाँ पर कट जाएगा इससे, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो यानी कि y की जो वैल्यू है वही इस सर्किल की क्या है, रेडियस। तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी 1/4, 1/4 आ जाएगा। तो ये जाके कॉमन टेंजेंट, उनसे रिलेट आर्टिकल और उससे रिलेट क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं। ठीक भाई, फिर थैंक यू।